हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। जैसे कि दिसंबर के असाइनमेंट के क्वेश्चन आ चुके हैं और हम बारी बारी सबके आंसर भी अपलोड कर रहे हैं। इस बार हम एक साथ पूरे आंसर नहीं डालने वाले हैं। मैं पहले एक सब्जेक्ट का आंसर डाल दे रहा हूँ, फिर जैसे डिमांड रहेगा, जैसे कमेंट में लोग बोलेंगे कि हमें सर फिजिक्स के पहले चाहिए या केमिस्ट्री के पहले चाहिए कि मैथमेटिक्स के पहले चाहिए, तो हम जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट के लिए उसको फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, हाँ, लगभग 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर पूरी वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन पहले जिसका जो डिमांड आएगा पहले उसे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, यदि कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बता दीजिएगा, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस बार भी 10th और 12th दोनों के वीडियो डालेंगे और हाँ, अकाउंट्स के भी डालेंगे। और एक बात इसमें ये कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस बार 2019 और 2020 जो 2 साल के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर बाय हैंड राइटिंग में आपको मिलेगा, एकदम इजी वे में आंसर मिलेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो वो भी अपलोड करने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है, और साथ ही साथ 2010 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर ये भी अपलोड करने वाले हैं पूरे के पूरे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ब्लूप्रिंट वाला है कि ब्लूप्रिंट जो हम पहले अपलोड करने वाले थे, कुछ कारण की वजह से हम उसको अभी कुछ दिन में अपलोड करेंगे। और ये सब चीज़ का जो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, एक वीडियो इसके लिए आने वाली है, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सब का पीडीएफ कैसे प्राप्त हो सकता है। और जो ये क्वेश्चन जो हम डाल रहे हैं असाइनमेंट का, इसका भी पीडीएफ बन चुका है। पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा, वीडियो के बीच में आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना बहुत सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिवार क्षेत्र में आय के चक्रीय प्रवाह का सचित्र व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हम लोग को चित्र भी बनाना है और परिवार क्षेत्र में आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है वो चक्रीय प्रवाह, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझाना है। तो सबसे पहले चक्रीय प्रवाह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चक्रीय प्रवाह मतलब आय के चक्रीय प्रवाह से आशय वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के निरंतर चलने वाले प्रवाह से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उससे आशय ये है कि जो एक वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है दो पक्षों के बीच में, तो उन्हीं के बीच में ये क्रम निरंतर चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, उसी को ही चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। एक चक्र की तरह काम करता है ये। अब क्वेश्चन पूछा था कि परिवार क्षेत्र में चक्रीय प्रवाह क्या है, तो परिवार क्षेत्रों में चक्रीय प्रवाह से आशय ऐसा है कि परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्म परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती, बदले में सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जिनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह या वास्तविक प्रवाह भी कहा जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें इधर व्यावसायिक फर्म है और इधर परिवार है। परिवार यहाँ पे फर्म को आर्थिक संसाधन प्रदान कर रहा है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, जिसके कारण व्यावसायिक फर्में जो हैं वो चल रही हैं, और इसके बदले में फर्म परिवार को वस्तु और सेवाएं दे रहा है जिसके कारण परिवार चल रहा है। यही चक्रीय या वास्तविक प्रवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग को राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है आय विधि द्वारा, जिसमें कर्मचारियों का वेतन दिया गया है, लाभ, लगान, ब्याज, मूल्यह्रास और सकल घरेलू विनियोग दिया है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकालना है हम लोग को आय विधि द्वारा। तो आय विधि में जो भी चीज़ों से हम लोग को राष्ट्रीय आय हुई है अपने राष्ट्र के अंदर में, एक परिवार या एक देश के जिसकी भी राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है, तो उसका जो भी आय हुआ है केवल उन्हीं चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, बाकी किसी चीज़ को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन, तो वेतन एवं मजदूरी में आ गया, लगान मिला है या इसे आप किराया भी बोल सकते हैं, लाभ हुआ है वो भी आ जाएगा, ब्याज मिला है वो भी आ जाएगा, मूल्यह्रास खर्चा है वो नहीं आएगा, घरेलू विनियोग ये भी एक प्रकार का खर्चा है, आय विधि में ये सब नहीं आता। ये सब लोग को जोड़ लेंगे, तो ये सब को जोड़ने के बाद
आंसर करोड़ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में दिया गया था। ये हम लोग को आय विधि द्वारा निकालना था। आंसर आ गया 50,000 रुपये, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे न्यूमेरिकल है, जिसमें लिखा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दो चीज़ हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया है 45,000 रुपये, घिसावट व्यय दिया है 7,000 रुपये, आयात दिया है 12,000 और निर्यात दिया है 10,000। इसमें हम लोग को ये देखना है कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में मतलब कि जो भी अपने देश से संबंधित है। घरेलू उत्पाद मतलब घर का, यानी कि अपने देश के अंदर का जो भी उत्पाद होगा। बाहर का हम लोग का आय या बाहर से हम लोग को जो आय हुआ है या विदेश में हम लोग की जो आय व्यय हुआ है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे सूत्र होता है सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट व्यय, ये अपने देश में ही हुआ है। माइनस करेंगे आयात और निर्यात, क्योंकि आयात निर्यात विदेशों में किया गया है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे है 45,000, घिसावट व्यय 7,000 जोड़ देंगे और माइनस करेंगे 12,000 और 10,000, टोटल हो गया 50,000। दूसरा चीज़ निकालना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमारे राष्ट्र में क्या क्या उत्पाद हुआ है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट व्यय, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोनों को जोड़ देंगे 52,000 रुपये, इसका भी आंसर आ गया, करोड़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय आय की गणना करने में किन्हीं 6 कठिनाइयों का वर्णन करो। तो हम लोग को 6 कठिनाई बताना है कि राष्ट्रीय आय को गणना करने में क्या क्या कठिनाई आती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं। अमौद्रिक क्षेत्र पहला, मतलब भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है, इसलिए वस्तु को सेवाओं का आदान प्रदान मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि गांव में आज भी एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता है, वस्तु विनिमय ही अधिकतर वहाँ होता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, वैसे अब हर जगह विकास हो गया है जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वस्तु विनिमय को अभी भी चल रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय ज्ञात नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें मुद्रा का लेन देन ही नहीं होता है। सेकंड नंबर पॉइंट है दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण, मतलब यहाँ व्यवसायों का वर्गीकरण भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। मतलब यह है कि भारत में व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण सही एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देश में एक ही व्यक्ति एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न होता है। कोई भी एक व्यक्ति है वो कई तरह के व्यवसाय कर रहा है, जिसके कारण और जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उससे जब उससे पूरा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो किसी एक आय को ही शो करता है, बाकी व्यवसायों से होने वाली आय को शो नहीं करता है, जिसके कारण सही राष्ट्रीय आय नहीं पता चल पाती। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है भारत में, मतलब कि कोई क्षेत्र एकदम विकसित है, कोई क्षेत्र एकदम ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए किसी एक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय गणना करने के आधार पर राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना सरल नहीं हो पाता है, क्योंकि विकसित क्षेत्रों की आय तो पता चल जाती है, लेकिन अविकसित क्षेत्रों की आय पता नहीं चल पाती। फोर्थ पॉइंट है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या मतलब 2 बार की गणना करना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 बार गणना करना पड़ता है और इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है हम लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारा अमाउंट ज़्यादा आता है निकालने से राष्ट्रीय आय का, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय कम रहती है और हम लोग अंदाजा ज़्यादा का कर लेते हैं, जिससे कारण शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होती है वो हमको ज्ञात नहीं हो पाती है। ये है इसका मेन टॉपिक यहाँ पे। 5वां है अपर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। इसका मतलब है देश में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वे भी शुद्ध नहीं होते हैं। इसमें भी वही चीज़ को समझाया है कि
आंकड़े जो होते हैं वो शुद्ध नहीं होते, मतलब कि जो सही राष्ट्रीय आय होना चाहिए, कहाँ कहाँ से हमको आय हुई है, देश को आय हुई है, विदेशी आय कितनी शामिल है, उसमें क्या क्या है, ये सब सही तरीके से ज्ञात नहीं हो पाता है। छठवां पॉइंट है प्रबंधकीय प्रबंधहीन उत्पादन। प्रबंधहीन मतलब जहाँ प्रबंध हो ही ना। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है, भारत में अधिकतर उत्पादन प्रक्रिया अव्यवस्थित है, प्रबंधहीन है। मतलब यहाँ किसी भी दर से यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, कितनी भी मात्रा में कर दिया जाता है, एक निश्चित आंकड़ा एकत्र करना कठिन होता है। इन सब के कारण ही सही राष्ट्रीय आय ज्ञात नहीं होती है। ये सब कठिनाइयाँ राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में आती है। ये आंसर भी खत्म।